आज शाम 6 बजे के बाद अगर आप लोगों ने टीवी खोला होगा तो देखा होगा कि जो न्यूज़ एंकर हैं, वो टीवी चैनलों पे या न्यूज़ चैनलों पे आकर के कर्नाटक चुनाव के पश्चात किस राजनीतिक पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, किसी को अधिक सीटें मिल रही हैं उसके बारे में बता रहा होगा, किसी को कम सीटें मिल रही हैं उसकी वो जानकारी दे रहा होगा। ये न्यूज़ एंकर दरअसल किस आधार पर ये जानकारी देता है, आज के इस वीडियो में इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने टीवी स्क्रीन पर देखा होगा कि एक शब्द लिखा हुआ है एग्जिट पोल। दरअसल इस एग्जिट पोल को आज हम समझेंगे और कुछ दिन पहले कर्नाटक चुनाव के कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक शब्द और भी देखा होगा जिसमें लिखा हुआ था ओपिनियन पोल। तो ओपिनियन पोल क्या होता है और एग्जिट पोल क्या होता है, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। दरअसल चुनाव के समय कुछ सांख्यिकीय डेटा के आधार पे वोटर से कुछ जानकारियां जुटाई जाती है। इस आधार पे ही चुनाव का विश्लेषण करना एग्जिट पोल कहलाता है। इसको हम लोग सैफोलॉजी भी कहते हैं। सैफोलॉजी होता क्या है? तो सैफोलॉजी सांख्यिकीय विधियों के आधार पर चुनाव विश्लेषण करने का तरीका है। और आप लोगों ने टीवी चैनल पे ये भी देखा होगा कि न्यूज़ एंकर के साथ कुछ चुनाव विश्लेषक बैठे हुए हैं, या हो सकता है कि वो स्टूडियो में ना बैठ करके वो दूर दराज के या कर्नाटक के क्षेत्रों में होंगे जहां से वो लाइव वो चुनाव व्याख्या कर रहे होंगे, तो उनको सेफोलॉजिस्ट कहा जाता है। कुछ नाम मैं बता देता हूँ, जैसे CSDS के डायरेक्टर संजय सिंह आपको किसी चैनल पर बैठे दिखाई दिए होंगे, या फिर योगेंद्र यादव जिनको हम लोग काफी पहले से देखते नजर आ रहे हैं, वो भी हो सकता है किसी चैनल पर बैठ करके चुनाव की व्याख्या कर रहे होंगे, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, किसी को अगर अधिक सीटें मिल रही है तो उसके पीछे क्या कारण है, किसी को सीटें कम मिल रही है उसके पीछे क्या कारण है, वोटिंग का प्रतिशत कितना है, ज्यादा है, कम है, क्या परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में वो जो सैफोलॉजिस्ट हैं उसकी व्याख्या कर रहे होंगे। तो दरअसल भारत में ये जो तकनीक है इसका विकास हुआ था 1960 के दशक के आसपास में। CSDS के द्वारा इसको विकसित किया गया था या इस प्रक्रिया को अपनाया गया था। लेकिन बेसिकली 1990 के दशक के बाद से जो पूर्व चुनाव पश्चात जो व्याख्या है इसकी जो गति उसमें वृद्धि हुई है, या आप कह सकते हैं कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का भारत में ज्यादा विकास होता है 1990 के दशक में। तो इस बात को याद रखेंगे। तो चुनाव जो विश्लेषण होता है, क्या ये चुनाव आयोग अनुमति देता है? हाँ, दरअसल ध्यान रखेंगे कि एग्जिट पोल की भी अपना एक नियम होता है। जैसे ही चुनाव खत्म होता है और ये चुनाव आखिरी चरण का चुनाव होना चाहिए, तो आखिरी चरण के मतदान के पश्चात चुनाव आयोग वोटर प्रतिशत या वोटिंग प्रतिशत जब वो बता देता है, इसके बाद वो अनुमति देता है कि अब वो चुनाव या एग्जिट पोल कर सकते हैं। तो इसके बाद से ही न्यूज़ चैनल पे एग्जिट पोल आने शुरू हो जाते हैं। चुनाव आयोग की अनुमति के बिना कोई न्यूज़ चैनल एग्जिट पोल नहीं दिखा सकता है। हरी झंडी मिल जाती है तो हरी झंडी मिलने के बाद ही एग्जिट पोल आना शुरू हो जाता है। और इससे पहले दरअसल न्यूज़ चैनल पे चुनाव के संबंध में साधारण बातें चलती रहती है, वो जनरल बातें डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन वो एग्जिट पोल नहीं करते हैं जब तक चुनाव आयोग का निर्देश नहीं मिलता है। तो भारत में इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। दरअसल एग्जिट पोल के बारे में भी बहुत सारे लोग राय देते हैं कि इसको जारी रखना चाहिए, या कई सारे लोग इसको ये भी बताते हैं कि इसको बैन कर देना चाहिए। इसके पीछे भी कुछ कारण हैं। जो एग्जिट पोल के समर्थक लोग हैं उनका कहना है कि भारत में चूंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, भारत में सूचनाओं को जानने का भी अधिकार है, भारत में लोकतांत्रिक भागीदारी की स्थिति है, इस कारण से कहीं न कहीं चुनाव पूर्व या चुनाव पश्चात के जो सर्वेक्षण होते हैं जिसको हम प्री पोल या एग्जिट पोल कहते हैं, इससे मतदाताओं को राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी मिलती है, इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में जानकारी मिलती है, मुद्दों को समझने में मतदाताओं को मदद मिलती है। लेकिन जो भी लोग एग्जिट पोल के विरोधी हैं उनका मानना है कि नहीं, इससे कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो भ्रमित हो जाता है, इससे निष्पक्ष चुनाव की जो प्रक्रिया वो बाधित होती है। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A भी कहती है कि चुनाव के समय मतदाता के मनोविज्ञान को प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिससे कि उसके मन पे या मस्तिष्क पे असर डाल सके और चुनाव प्रभावित हो सके, मतदाता इससे भ्रमित हो सके। ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की 1951 की धारा 126A इस बारे में प्रावधान करती है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इसको बैन भी कर दिया जाना चाहिए। जैसे देखिए, बिहार में अगर कोई जो सेफोलॉजिस्ट है वो अगर जाता है, या कोई आजकल तो जो सेफोलॉजी का काम है वो बहुत सारी एजेंसियां करती हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिसके बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं।
तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जाता है और किसी वोटर से प्रश्न कर रहा है, बिहार की बात अगर मैं कर लूँ तो जैसे मान लीजिए कि अगर किसी के पास गया और पूछा कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, तो जो मतदाता है वो कहता है कि मैं बीजेपी को वोट देना चाहता हूँ। तो जो सेफोलॉजिस्ट है वो कह सकता है कि अगर आप बीजेपी को वोट दें और उसने शराब को शुरू कर दिया तो फिर कहीं ना कहीं राज्य में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती। अब इसको लेकर के मतदाता जो है वो भ्रमित हो सकता है, या हो सकता है कि वो मतदाता कहे कि मैं जेडीयू को वोट देने वाला हूँ, आरजेडी को वोट देने वाला हूँ। ठीक ऐसे ही काउंटर सवाल किया जाए सेफोलॉजिस्ट के द्वारा कि अगर आप वोट जेडीयू को देते हैं, आरजेडी को देते हैं, तो फिर आप शराब पिएंगे कैसे, शराब पे तो बैन है। तो हो सकता है कि वो विचलित हो जाए और बीजेपी को फिर वो वोट देने का अपना मन जो है वो बना ले। तो कहीं न कहीं इन सब बातों से जो मतदाता है वो प्रभावित हो जाता है। यही कारण है कि बहुत से राजनीतिक दल, बहुत से राजनीतिक पार्टियां या चुनाव आयोग भी कभी कभी इस पर बैन लगाने की बात करता है, और प्रायः चुनाव आयोग इस पर आंशिक बैन तो लगाता ही है। वो निर्देश देता है कि 48 घंटों के बाद ही एग्जिट पोल होना चाहिए, या प्री पोल कब होना चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए, चुनाव आयोग समय समय पे तय करते रहता है। तो इस तरीके से चुनाव आयोग भी आंशिक प्रतिबंध लगाता है। हम बात करेंगे इस बात को लेकर के भी कि भारत में दरअसल एग्जिट पोल के डेटा की विश्वसनीयता क्यों नहीं ज्यादा हो पाती है, आखिर क्या वजह है कि डेटा फेल कर जाता है। अगर हम बात करें भारत में एग्जिट पोल की, तो 1999 के लोकसभा चुनाव में ये बुरी तरीके से फेल रहा है। 2004 के चुनाव हो, या 2009 का लोकसभा चुनाव हो, या 2014 का लोकसभा चुनाव हो, या 2019 का लोकसभा चुनाव, इसमें कहीं से भी, जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो आप लोगों को याद होगा कि न्यूज़ 24 और चाणक्य की जो एग्जिट पोल थी वो काफी सटीक रहा, लेकिन उसने भी कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी उस पर पूरी तरीके से गलत डेटा बताया। 2019 के चुनाव भी बुरी तरीके से एक पार्टी को अगर हम छोड़ दें तो सारी पार्टियों के जो डेटा बताए गए थे वो गलत ही निकले। बहुत सारे एग्जिट पोल में कांग्रेस को 126 128 सीटें बताई जा रही थी, किसी को 150 भी बताया था, लेकिन कांग्रेस दरअसल 50-52 पर सिमट करके रह गई थी। तो इस तरीके से जो एग्जिट पोल का डेटा है वो सटीक नहीं निकल पाया था। तो क्या ऐसा वजह है कि भारत में एग्जिट पोल के जो डेटा है वो अविश्वसनीय हो जाते हैं? इसके पीछे कुछ कारण बताए जाते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं, जो चुनाव विश्लेषक होते हैं, वो अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक विधि विकसित नहीं कर पाए हैं जो भारतीयों के मन को पढ़ सके और उसके अनुसार वो प्रश्नों को पूछ सके, और साथ ही मतदाताओं में भी समस्या होती है कि वो सही तथ्यों के बारे में सही जानकारी सेफोलॉजिस्ट को दें। ऐसा नहीं हो पाता। इस कारण से भी एग्जिट पोल के जो डेटा है वो गलत हो जाता है। भारत में ऐसे अगर कोई पूछे कि किसको वोट दे रहे, तो प्राय लोग बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूँ, और पता चलता है कि वो कांग्रेस को अंदर से वोट देकर के आ गए। यही कारण है कि जो मतदाता है वो वोट करने के बाद कुछ अगर डेटा मीडिया को या सेफोलॉजिस्ट को देना चाहता है तो वो गलत बता देता है। बिहार में प्रायः ऐसा होता है। तो यही कारण है कि जो एग्जिट पोल का डेटा है वो अलग निकल जाता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो चुनाव विश्लेषक हैं वो मतदाताओं के मन को पढ़ने में विफल तो होते ही होते हैं, उनका रेंज भी बहुत सीमित होता है। वो सुदूर क्षेत्रों में नहीं जा पाते और संपूर्ण सैंपल इकट्ठा नहीं कर पाते। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार का पॉपुलेशन 12 करोड़ है। यहाँ पे मतदाताओं की संख्या जितनी भी होंगी उन सारे मतदाताओं के बारे में वो सैंपलिंग नहीं कर पाता है। वो जनसंख्या मतदाता के एक छोटे हिस्से का ही सैंपल करके उसको संपूर्ण क्षेत्र पर लागू कर देता है। यही कारण है कि भारत में या भारत के किसी हिस्से में ये जो डेटा है वो फेल कर जाता है। कुछ और भी गौण कारण हो जाता है, जैसे कि जो राजनीतिक दल है वो भी कहीं ना कहीं दबाव डालता है कि हाँ फलना पार्टी को आप कम सीटें दिखाओ। जैसे यूपी की बात करें तो हो सकता है कि रूलिंग पार्टी कहे कि सपा की सीटें कम दिखाओ। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पे बोला जा सकता है कि बीजेपी की सीटों को कम दिखाओ। बिहार में भी ये कंडीशन हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो भारत में कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का भी अप्रत्यक्ष दबाव होता है कि सीटों को कम करके दिखाओ और हमारी सीटों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाओ, ताकि जो मतदाता है वो प्रभावित हो सके। यही कारण है कि डेटा यहाँ पर भी गलत हो जाता है। एक और कमी रह जाती है कि चुनाव सर्वेक्षण बहुत जल्दीबाजी में भी किया जाता है, जिस कारण से जो डेटा है वो प्रासंगिक नहीं हो पाता, वैज्ञानिक नहीं हो पाता है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण भारत में जो सेफोलॉजी है या जो प्री पोल है या एग्जिट पोल है वो फेल कर जाता है। तो सवाल ये उठता है कि फिर इसको रहने दिया जाए या इसको लागू रखा ही जाए या बैन किया जाए। तो विश्लेषण करें तो पता चलता है कि भारत ही नहीं, चाहे वो देश अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो,
यहाँ पे भी कुछ न कुछ समस्याएं रही हैं। इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भारत में अभी देखें तो तकनीक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, और अब हम पहले की तुलना में ज़्यादा सटीकता के साथ एग्जिट पोल करना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, यही कारण है कि भारत में अब जो एग्जिट पोल है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा बेहतर हो रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो भविष्यवाणी है और ज़्यादा सटीक नजर आए। इस पर बैन लगाना कहीं से भी उचित नहीं है। दरअसल इस बारे में चुनाव विश्लेषकों को भी जो मतदाता है उनके मन को पढ़ने की कुछ वैज्ञानिक या कुछ और भी नवीन मेथड की तलाश करनी चाहिए, जिससे ये डेटा है और प्रासंगिक बन सके, सत्य के नजदीक पहुंच सके। तो इसमें पूरी तरीके से बैन लगाना उचित नहीं होगा। ये थी एग्जिट पोल की बात। मैंने आज के इस वीडियो में एग्जिट पोल पे अपनी राय दी है। आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। थैंक यू।